वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा डिस्कशन होगा पेपर थर्ड के लिए। तो पेपर थर्ड हमारा है निर्देशन एवं परामर्श। इसमें हम 4 यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो चारों यूनिट्स का होल समरी करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और ये आपको जितना भी इसमें बताया जाएगा सब बहुत इम्पोर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। इसमें पहला टॉपिक है आपका निर्देशन, जिसको गाइडेंस कहा जाता है। तो निर्देशन का क्या कॉन्सेप्ट है पहले ये समझेंगे। मनुष्य एक विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और मनुष्य की यही बुद्धिमत्ता और वह यही विवेकशीलता उसे अन्य प्राणियों से भिन्न करती है और सभी प्राणियों में उसे सर्वोच्चतम स्थान प्रदान करती है। तो मनुष्य हर प्राणी से अलग इसलिए है और उसका सर्वोच्चतम स्थान इसलिए है क्योंकि उसमें विवेकशीलता है, उसमें बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए वह हर एक प्राणी से अलग हो जाता है। और निर्देशन की प्रक्रिया यदि काल से मानव समाज में चली आ रही है तो निर्देशन आदिकाल से ही मानव समाज में चला आ रहा है। निर्देशन प्रक्रिया कोई नई नहीं है। बालक जब छोटा होता है तब उसकी समस्त क्रियाएं घर के अन्य वयस्क प्राणियों के द्वारा, जैसे कि उसके माँ बाप, उसके बड़े भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा उसकी सहायता से ही संपन्न कराई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग छोटे बच्चे को या छोटे बालक को निर्देशन देते हैं, उसकी गाइडेंस में ही ये बालक हर एक क्रिया अपनी करता है। तो निर्देशन का अर्थ क्या होता है ये समझेंगे। इसका अर्थ है निर्देशन या गाइडेंस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं, शक्तियों को और योग्यताओं को पहचान कर निर्णय लेने में सक्षम बन पाता है। तो निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को, शक्तियों को, योग्यताओं को पहचानता है और उनके बारे में समक्ष निर्णय लेने में जो है कैपेबल बन पाता है, समक्ष बन पाता है वह। जैसे कि उदाहरण के लिए जब एक छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उसके माता पिता उसे अनेक प्रकार के निर्देश देते हैं कि सही से जाना, किससे कैसे बात करनी है, क्या खाना पीना है आपको वहाँ पे, कैसे सड़क पार करनी है, कैसे पार्क में खेलना है, किसके साथ खेलना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है। तो ये सारे निर्देश उसके माता पिता के द्वारा दिए जाते हैं ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, ताकि उनका बच्चा किसी और के साथ बुरी संगत में ना जाए, ताकि उनके बच्चे पे कोई भी दुर्घटना ना हो पाए। तो इसलिए माता पिता अपने बच्चे को अनेक तरह के निर्देश देते हैं। और भी इसमें उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जब भगवान राम को लंका में सीता की खोज करानी थी तो हनुमान जी को उन्होंने अपनी शक्ति का आभास नहीं था। तो उस टाइम जो है जब भगवान राम ने कहा था कि आपको सीता जी का पता लगाना है हनुमान जी से, तो उस समय पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का कोई भी आभास नहीं था। जब उन्हें उनकी शक्ति और क्षमताओं के बारे में बताया गया तो वे समुद्र को लांघकर पार कर गए। तो जब तक हनुमान जी को ये नहीं बताया गया कि उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, उनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वह उस समुद्र को लांघ सकते थे, तब तक उन्हें इस चीज़ का आभास नहीं था कि वह उस समुद्र को लांघकर लंका जा सकते हैं। तो इस तरह से जब उन्हें निर्देश दिया गया, जब उन्हें ये पता लगाया गया, उनको ये बताया गया कि उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ और ऐसी सामर्थ्य पहले से ही विद्यमान है कि वो जो है समुद्र को लांघ सकते हैं, तब उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हुआ था। इसी में अब एक डेफिनेशन है निर्देशन के लिए। तो ये डेफिनेशन रूथ स्ट्रॉन्ग के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि निर्देशन का उद्देश्य बालक में विद्यमान हर संभावनाओं के रूप में अधिकतम विकास को बढ़ावा देना होता है। तो निर्देशन का यह उद्देश्य होता है कि वह बालक में विद्यमान संभावनाओं के रूप में अधिकतम उनका विकास कर सके, उनको बढ़ावा दे सके।
अब देखेंगे निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं। तो गाइडेंस के टाइप्स क्या हैं ये जानेंगे। 3 टाइप्स ऑफ गाइडेंस होता है। निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा आ जाता है व्यापारिक निर्देशन और तीसरा आ जाता है इसमें व्यक्तिगत निर्देशन। तो शैक्षिक निर्देशन को एजुकेशनल गाइडेंस कहा जाता है और व्यापारिक निर्देशन को वोकेशनल गाइडेंस कहा जाता है, व्यक्तिगत निर्देशन को पर्सनल गाइडेंस कहा जाता है। तो ये 3 तरह के प्रकार हैं गाइडेंस के निर्देशन के। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है ये जान लेते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाली उसी सहायता से होता है जो उन्हें विद्यालय जीवन से संबंधित चयन तथा समायोजन के लिए अपेक्षित हैं। तो शैक्षिक निर्देशन का संबंध डायरेक्टली होगा बालक के विद्यालय से, उनके जीवन में संबंधित चयन से। तो उन्हें कौन सा कोर्स करना है, कौन सा विद्यालय का चयन करना है, तो इस तरह से उसमें कैसे समायोजन करना है। तो उनकी शिक्षा से रिलेटेड, उनकी शिक्षा से जो है संबंधित हर एक तरह का निर्देशन शैक्षिक निर्देशन में दिया जाता है और इसमें जो है विद्यार्थियों को हर एक तरह की हेल्प की जाती है। शैक्षिक निर्देशन के कुछ सिद्धांत होते हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशनल गाइडेंस के ये देखेंगे। इसमें सभी छात्रों के लिए निर्देशन का सिद्धांत रहता है। तो हर एक छात्र को इसमें निर्देशन दिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर ही समस्या समाधान का सिद्धांत है यह। तो ये इनिशियल लेवल पे ही उस जो है प्रॉब्लम को जो है डिफाइन करता है और उसका समाधान देता है, उसके लिए सजेशन देता है। फिर तीसरा इसका सिद्धांत आ जाता है शैक्षिक निर्देशन का कि यह विद्यालय और अभिभावक के मध्य में गहन संबंध को स्थापित करता है। तो विद्यालय और उनके जो है बच्चों के अभिभावक के बीच में इसमें गहन संबंध स्थापित करना शैक्षिक निर्देशन का सिद्धांत होता है और यह अनुवर्ती अध्ययन का सिद्धांत होता है। तो ये कुछ शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत थे। अब शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है ये देख लेते हैं। तो एजुकेशनल गाइडेंस की क्या नीड होती है, क्यों यह ज़रूरी है ये देखेंगे। तो विद्यालय जीवन में समायोजन के लिए शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि बच्चे विद्यालय के समक्ष, उनकी क्रियाओं के समक्ष अपना समायोजन कर पाएँ और पाठ्य वस्तु के चयन में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों को कौन सी पाठ्य वस्तु लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस चीज़ के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और छात्रों की योग्यता के मध्य में समायोजन स्थापित करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए छात्रों के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है और अनुशासनहीनता तथा बाल अपराध की समस्या को दूर करने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। रोजगार के साधनों में विषय की जानकारी देने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो किस तरह के रोजगार प्राप्त होंगे, कौन सी विषय को लेने से, इस चीज़ के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता रहती है। विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकताएं थी जो विद्यार्थियों को होती हैं। इसके बाद आ जाता है वैयक्तिक निर्देशन। तो वैयक्तिक निर्देशन क्या है ये जान लेते हैं। ये पर्सनल गाइडेंस है। वैयक्तिक निर्देशन निर्देश प्रदाता द्वारा समस्या के समाधान के बारे में दिया जाता है। तो ये जो है निजी समस्या के समाधान के लिए वैयक्तिक निर्देशन दिया जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल को उसकी कोई पर्सनल समस्या है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए उसको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। वैयक्तिक निर्देशन एक व्यक्ति की निजी समस्याओं के समाधान के लिए उसे प्रदान किया जाता है। CV गुड ने वैयक्तिक निर्देशन के बारे में बताया है कि वैयक्तिक निर्देशन वह स्वरूप है जिसमें व्यक्तिगत स्वभाव, मनोवृत्तियों तथा आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
तो व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं के लिए, उनकी मनोवृत्तियों के लिए और आंतरिक समस्याओं के समाधान के लिए जो है सहायता दी जाती है व्यक्ति को। व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये देखेंगे। तो स्वयं की रुचि व योग्यताओं को बोध कराने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो बालक में कौन सी रुचियां हैं, उनकी क्या योग्यताएं हैं, इस चीज़ को पहचानने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है उसे। और व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वे एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझ सकें, एक दूसरे के व्यवहार को समझ सकें। फिर व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है व्यक्तिगत समायोजन के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए बच्चे को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता रहती है। और आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है बच्चे को। धार्मिक, चारित्रिक, नैतिक मूल्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है बच्चे को। यौन, प्रेम, विवाह आदि से संबंधित व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी बच्चे को व्यक्तिगत निर्देशन दिए जाते हैं। तो ये कुछ आवश्यकताएं थी व्यक्तिगत निर्देशन की। तो ये आवश्यकताएं होती हैं बच्चे को, तब उसे व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाता है। अब तीसरा जो है निर्देशन आ जाता है व्यापारिक निर्देशन। तो इसको वोकेशनल गाइडेंस क्या कहा जाता है। ये बच्चे को व्यापार से संबंधित निर्देश देता है। इसमें क्रो एंड क्रो ने कुछ व्यापारिक निर्देशन के उद्देश्य बताए हैं। तो क्रो एंड क्रो का कहना था कि उपयुक्त सूचनाएं प्रदान करने के लिए बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। तो उसको कौन सा व्यवसाय चुनना है, किस तरह की उसमें फैसिलिटीज़ होंगी, किस तरह की उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सा प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा, तो इन सारी जानकारी को देने के लिए व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है बच्चे को। उसके व्यापार में समायोजन हेतु उसे व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। उसकी अक्षमता का ज्ञान कराने के लिए बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देने के लिए बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है, ताकि वह समझ सके कि प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हैं, उनमें कैसी व्यवस्था है। बच्चे का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए उसे व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। उसकी अभिरुचि का विकास करने के लिए व्यवसाय में व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। और व्यवसायिक सूचना प्रदान करने के लिए भी बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन दिए जाते हैं। और निर्देश प्रदाता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए भी बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कि व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता क्या है, क्यों बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन दिया जाता है। तो यह व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा छात्र ये समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। मतलब एक इंडिविजुअल अगर किसी और वोकेशन को चूज करता है, किसी और व्यवसाय को चूज करता है, तो दूसरा किसी और को करेगा। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाती है बच्चे में। फिर विद्यार्थी के भावी जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थी के आने वाले जीवन के लिए उसमें स्थिरता रहे, मतलब कि बच्चा पहले से ही ये चीज़ समझ जाता है कि उसे इस व्यवसाय में जाना है इसके द्वारा, इसलिए व्यवसायिक निर्देशन उसके लिए जरूरी हो जाता है। फिर तीसरा आ जाता है इसकी आवश्यकता में कि आर्थिक उन्नति के लिए भी बच्चों को व्यवसायिक निर्देशन की जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बच्चे को व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए व्यवसायिक निर्देशन आवश्यक होता है, क्योंकि अगर बच्चे को ये पता होगा कि उसे किस एक व्यवसाय में जाना है, तो उससे उसका होल सोल डेवलपमेंट होगा, उसके ऑल डेवलपमेंट में वो सहायक हो जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा इससे।
निर्देशन की बात अगर हम करते हैं तो निर्देशन एक तरह से किसी भी व्यक्ति को हम सलाह देते हैं या किसी तरह की सहायता देते हैं तो उसको निर्देशन कहा जाता है। इसके बारे में जॉन्स ने बताया है कि निर्देशन का अभिप्राय इंगित करना या सूचित करना या पथ प्रदर्शन करना होता है। इसका अर्थ सहायता करने से अधिक है। तो सहायता एक तरह से होती है, सहायता से अधिक जब हम कुछ करेंगे तो उसको निर्देशन कहा जाएगा। और निर्देशन का अभिप्राय हो जाता है किसी चीज़ को इंगित करना, उसे सूचित करना या किसी का पथ प्रदर्शन करना। तो ये जॉन्स ने डेफिनेशन दी है निर्देशन के बारे में। निर्देशन को उस प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिससे व्यक्ति को अपनी विशेषताएं समझने, उपलब्ध अवसरों की पहचान करने और सामाजिक हितों का ध्यान रखते हुए समाज में रहने के लिए उसे सहायता प्रदान की जाती है, तब उसे हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन के बारे में स्किनर ने भी एक डेफिनेशन दी है। तो इसमें स्किनर ने बताया है कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो नवयुवकों को स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन सीखने में सहायता प्रदान करती है। तो इसके लिए निर्देशन के बारे में स्किनर का कहना था कि निर्देशन एक तरह से वह प्रक्रिया हो जाती है जो नवयुवकों को, मतलब कि बालकों को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति तथा उनकी परिस्थितियों के प्रति समायोजन सीखने में सहायता प्रदान करती है। अब हम देखेंगे कि निर्देशन की प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस के बारे में जानेंगे। तो निर्देशन एक तरह से सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। निर्देशन हमारी लाइफ में हम जब से जन्म लेते हैं और जब हमारी मृत्यु होती है तब तक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है निर्देशन। निर्देशन व्यक्तिगत सहायता के रूप में किया जाता है। निर्देशन एक शिक्षा प्रक्रिया के रूप में भी किया जा सकता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में भी निर्देशन कार्य किया जा सकता है। निर्देशन जीवन से संबंधित क्रियाओं के रूप में दिया जा सकता है बच्चों को। निर्देशन विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने के लिए, क्षमताओं को विकसित करने के रूप में भी दिया जाता है बच्चों को। भावी जीवन की तैयारी के लिए भी बच्चे की सहायक प्रक्रिया के रूप में निर्देशन दिया जा सकता है। निर्देशन शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में दिया जा सकता है बच्चे को। निर्देशन शिक्षा एक उप प्रक्रिया के रूप में भी दी जाती है बच्चे को। निर्देशन आत्मनिर्देशन की योग्यता विकसित करने के लिए भी दिया जाता है बच्चे को। तथा निर्देशन सहायता प्रदान करने से अधिक निर्देशन का कर्म क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो निर्देशन एक तरह से सहायता प्रदान करने से अधिक जब हम करेंगे तो उसको निर्देशन कहा जाएगा। तो ये कुछ प्रकृति होती है, कुछ विशेषताएं हैं निर्देशन की कि यह सतत चलता रहता है, या व्यक्ति के निजी जीवन में सहायता प्रदान करता है, शिक्षा की प्रक्रिया में उसे सहायता देता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों के रूप में दिया जा सकता है, जीवन से संबंधित क्रियाओं के रूप में दिया जा सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन के लिए दिया जा सकता है, भावी जीवन की तैयारी के लिए दिया जा सकता है, शैक्षिक प्रक्रिया के लिए दिया जा सकता है, उप प्रक्रिया के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारी प्रकृति होती हैं, कई सारी विशेषताएं होती हैं निर्देशन की। अब निर्देशन का स्कोप देखेंगे हम। तो निर्देशन का कार्य क्षेत्र क्या है ये देखेंगे। तो निर्देशन वैयक्तिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है। फिर शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में हो जाता है जो एजुकेशनल गाइडेंस है, और व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है जो वोकेशनल गाइडेंस आ जाता है, और अव्यावसायिक क्षेत्र में भी हो सकता है निर्देशन, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है निर्देशन, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट में आता है। नैतिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है इसका स्कोप, जैसे कि मोरल में आ जाएगा। स्वास्थ्य निर्देशन के लिए दिया जाता है, तो हेल्थ के लिए भी निर्देशन दिया जाता है। तो अगर निर्देशन के क्षेत्र के बारे में बात करें तो निर्देशन कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका स्कोप बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वैयक्तिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, व्यवसायिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, अव्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, सामाजिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, नैतिक निर्देशन के क्षेत्र में हो सकता है, और साथ साथ ही
स्वास्थ्य निर्देशन के क्षेत्र में भी निर्देशन दिया जाता है। अब अगर हम निर्देशन के प्रकार की बात करते हैं, इसके मेजर एरियाज की बात करते हैं, तो उसमें 3 आ जाएंगे: शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन, जो आपको पहले बताए जा चुके हैं: एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस और पर्सनल गाइडेंस। तो यही निर्देशन के 3 प्रकार हैं और यही इसके मेजर एरियाज हैं। अब देख लेते हैं कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका महत्व क्या होता है। तो निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, कि बच्चे का हर एक क्षेत्र में उसका पूरा डेवलपमेंट हो, पूरी तरह से विकास हो। इसलिए बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है, तथा छात्र के मौलिक मूल्य की स्वीकृति करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो निर्देशन के द्वारा ही वह अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकता है तथा व्यक्तिगत मतभेदों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रासंगिक पाठ्यचर्या का विकल्प चुनने के लिए बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता होती है। उचित समायोजन स्थापित करने के लिए हर एक क्षेत्र में बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए भी बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ निर्देशन की आवश्यकता होती है, उसका महत्व होता है कि हर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होगी, उसके मूल्यों की स्वीकृति के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, पारिवारिक जीवन में समायोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है, प्रासंगिक पाठ्यचर्या के विकल्प को चुनने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, उचित समायोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है बच्चे को, और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ निर्देशन की आवश्यकता और महत्व बताए गए हैं। अब देखेंगे निर्देशन के सिद्धांत क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रोसीजर और प्रिंसिपल देखेंगे गाइडेंस का। तो इसके लिए क्या सिद्धांत दिए गए हैं इसको समझ लेते हैं, और क्या प्रोसीजर है ये समझ लेते हैं। तो इस तरह से निर्देशन आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। तो निर्देशन एक तरह से सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे जन्म से स्टार्ट होता है और हमारी मृत्यु तक चलता है। हमें कहीं ना कहीं हर एक मोड़ पर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो अपने माता पिता से हो, चाहे वो अपने फ्रेंड से हो, चाहे अपने गुरुजनों से हो। तो हमें हर एक स्टेप पर जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा उसके महत्व की स्वीकृति देने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की ये सिद्धांत हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके महत्व को स्वीकृति देना, और निर्देशन स्वनिर्देशन की योग्यता का विकास होता है। इससे व्यक्तिगत विभिन्नताएं इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और निर्देशन के द्वारा ही बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। निर्देशन प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए। निर्देशन सेवा सभी के लिए होती है, तो ये किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए दी जाती है। और निर्देशन प्रक्रिया में अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य माना जाता है। तो इसमें हर एक व्यक्ति एक सामान्य स्थान रखता है, किसी को एक दूसरे से अलग नहीं माना जाता है। निर्देशन प्रक्रिया लचीली होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू छात्र, इसमें जो है लचीलापन रहता है। निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित सभी व्यक्तियों में समन्वयन होना चाहिए। तो निर्देशन के लिए हर एक व्यक्ति में समन्वयन की स्थापना होनी चाहिए, और निर्देशन हेतु आचार संहिता होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। निर्देशन सेवा शैक्षिक प्रक्रिया के अंग के रूप में होनी चाहिए। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया होती है वो एक तरह से शैक्षिक प्रक्रिया के अंग के रूप में होनी चाहिए। निर्देशन प्रक्रिया की कुछ विश्लेषण होता है, इसमें संश्लेषण किया जाता है, निदान दिया जाता है, पुनर्नुमान लगाया जाता है, तब उससे परामर्श दिया जाता है और उसका अनुसरण किया जाता है। तो ये पूरी निर्देशन की प्रक्रिया होती है। निर्देशन का
गाइडेंस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर इसका संश्लेषण किया जाता है, फिर इसमें निदान दिया जाता है, फिर इसका पूर्वानुमान किया जाता है, फिर इसमें परामर्श दिया जाता है और लास्ट में स्टूडेंट के द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है जो उसे परामर्श दिया जा चुका है उसके लिए। विभिन्न स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता, तो हर एक स्तर पर निर्देशन की क्या आवश्यकता होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो निर्देशन की क्या आवश्यकता है, तो परिवर्तित परिस्थितियों में परिवार के समायोजन के लिए सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। महिलाओं के व्यवसायिक समायोजन हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। उचित नियोजन के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है और धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण जानने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब व्यक्तिगत दृष्टि से अगर हम देखें तो निर्देशन की क्या आवश्यकता है। शैक्षिक क्षेत्र में जो है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, सामाजिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक विकास के लिए जो है हर एक व्यक्ति के निर्देशन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति के व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता हो जाती है कि व्यक्ति के शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक विकास में और उसके व्यवसायिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता रहती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो निर्देशन की क्या आवश्यकता है, तो पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण समझने के लिए व्यक्तिगत जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है। अपव्यय अवरोधक की समस्या का निराकरण करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अनुशासनहीनता की समस्या को समाप्त करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर को बनाए रखने के लिए भी समस्या के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे निर्देशन की क्या आवश्यकता है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिक विभिन्नताओं के विकास हेतु मनुष्य को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है जब उसे हर एक क्षेत्र में निर्देश दिया जा सके। समाज के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है और संवेगात्मक विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता रहती है। अब व्यवसायिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि निर्देशन की क्या आवश्यकता रहती है। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छे व्यवसाय को चुनने के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में जानने के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षण कार्य के बारे में जानने के लिए निर्देशन की आवश्यकता रहती है। अब राजनैतिक दृष्टि से देखेंगे कि निर्देशन की क्या आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय की भावना विकास करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है और देश की सुरक्षा के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से अगर हम देखें तो निर्देशन की क्या आवश्यकता है इसको समझेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें शिक्षा की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है कि हम हर किसी को शिक्षा का महत्व बता पाएं। सामाजिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। आर्थिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता होती है और शहरी क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, सामाजिक दृष्टि, जनसंख्या, आर्थिक दृष्टि, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र की दृष्टि से भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक चीज़ की जानकारी के लिए उन्हें निर्देशन की आवश्यकता होती है। आवश्यक निर्देशन सेवाएं क्या होती हैं ये देखेंगे। तो इसमें आवश्यक निर्देशन सेवाओं में अभिविन्यास सेवा आ जाती है जिसको ओरिएंटेशन कहते हैं। परामर्श सेवा आ जाती है जिसको काउंसलिंग कहते हैं और उपचारात्मक सेवा आ जाती है जिसको रेमेडियल कहा जाता है। उपचारात्मक के लाभ क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए मूल कौशल अधिगम
का विकास होता है, पुनर्बलन होता है, संप्रेषण कौशल होता है और व्यवहार तथा प्रेरणा प्रदान की जाती है। अनुवर्ती सेवा के अगर प्रकार की बात करें तो इसमें फॉलो अप आ जाता है और इसके लिए शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों को अनुवर्ती सेवा दी जाती है, फॉलो अप सर्विस दी जाती है। तो फॉलो अप सर्विस 3 तरीके से छात्रों को दी जाती है। एक वह जो शिक्षा पूर्ण करके विद्यालय पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़ चुके हैं तो उन्हें अनुवर्ती सेवा दी जाती है। एक वे छात्र जो शिक्षा पूर्ण करके तब विद्यालय को छोड़ रहे हैं तो उन्हें अनुवर्ती सेवा दी जाती है। फिर वह छात्र आते हैं जो विद्यालय में अध्ययन कर रहे होते हैं तो इन छात्रों के लिए भी अनुवर्ती सेवा दी जाती है। अनुवर्ती सेवा की विधियां क्या क्या होती हैं ये देख लेते हैं। तो फॉलो अप सर्विसेज के क्या मेथड्स हैं, इसके लिए प्रश्नावली विधि आ जाती है, चेकलिस्ट मेथड आ जाता है, साक्षात्कार विधि आ जाती है, पत्र व्यवहार विधि आ जाती है और सर्वेक्षण विधि आ जाती है। तो ये कुछ विधियां हैं अनुवर्ती सेवा की। इसके बाद हम देखेंगे कि विद्यालय में अच्छे निर्देशन तथा परामर्श सेवा संगठन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक विद्यालय के लिए अच्छे निर्देशन देना और परामर्श सेवा के संगठन के लिए उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ये देखेंगे। तो इसमें निर्देशन कार्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो जो बच्चे को गाइडेंस दी जाती है वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, उसकी समस्या के अनुसार होनी चाहिए, सरल प्रक्रिया होनी चाहिए ये, और व्यक्ति की सहायता प्रदान करे, इसमें उसकी समस्या को हल करे ये निर्देशन। सभी व्यक्तियों के लिए ये निर्देशन दिया जाना चाहिए और प्रशिक्षित कार्यकर्ता इसमें चयन किए जाने चाहिए। इसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, पर्याप्त निर्देशन सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए निर्देशन सेवा में, तथा विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें प्रशिक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए निर्देशन में, स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए निर्देशन के और आर्थिक सुविधा की उपलब्धता होनी चाहिए। इसमें गोपनीयता होनी चाहिए निर्देशन सेवा में, निरंतरता होनी चाहिए, तो निर्देशन सेवा लगातार चलती रहनी चाहिए। संचित अभिलेखों का इसमें रखरखाव होना चाहिए, अभिभावकों से संपर्क कराना चाहिए। इसमें अन्य संस्थानों से भी संपर्क होना चाहिए निर्देशन प्रक्रिया में, और व्यावसायिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए निर्देशन प्रक्रिया में, व्यावसायिक गतियों का आयोजन किया जाना चाहिए और छात्रों में निर्णय प्रदान करने के विकास किया जाना चाहिए। निर्णय प्रदान करने की क्षमता का शिक्षकों का सहयोग होना चाहिए। इसमें समस्यात्मक बालकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और समन्वय होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं हैं समायोजन की, और जो निर्देशन कार्यक्रम के लिए समायोजन होते हैं और परामर्श के लिए होते हैं, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं ये। अब बात करेंगे परामर्श के बारे में, जिसको काउंसलिंग कहा जाता है। तो इसमें मायर्स ने एक डेफिनेशन दी है कि परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के मध्य संबंध हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। तो मायर्स ने बताया है कि परामर्श दो व्यक्तियों के मध्य में होने वाली क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार की सहायता प्रदान करता है। वेबस्टर ने अपने शब्दों में दिया है कि विचारों का आदान प्रदान तथा मार्गदर्शन ही अवबोधन है, जिसको परामर्श उन्होंने कहा है। रुथ स्ट्रैग ने डेफिनेशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है। तो इसमें काउंसलर और काउंसली दोनों आमने सामने होते हैं, जिसमें परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला दोनों ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो चाहे वो परामर्शदाता हो या परामर्श लेने वाला हो, दोनों एक तरह से उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। तो यह प्रक्रिया परामर्श कहलाती है। परामर्श काउंसलिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें, इसके प्रकार की बात करें, तो 3 तरह की काउंसलिंग होती है। पहली आ जाती है इसमें डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरी आ जाती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और तीसरी आ जाती है इक्लेक्टिक काउंसलिंग, जिसको समाहारक परामर्श कहा जाता है। तो इसमें नॉन डायरेक्टिव
काउंसलिंग जो है इसके सोपान क्या क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। तो इसमें सत्र का प्रारंभ और वार्तालाप प्रक्रिया की जाती है। उत्तम दायित्व स्थापित किया जाता है तथा भावनाओं का स्वतंत्र इसमें अभिव्यक्ति की जाती है। सकारात्मक नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता है। परामर्श की स्थिति इसमें समाप्त कर दी जाती है और अनुवर्ती सेवा की जाती है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो इसमें प्रार्थी केंद्रित संबंध स्थापित किया जाता है। भावनाओं तथा संवेगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है इसमें, तथा अनुमत वातावरण दिया जाता है। इक्लेक्टिक काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि समवर्ती परामर्श, मिश्रित परामर्श। इसमें डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों ही परामर्श को मिश्रित कर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम मिश्रित परामर्श होता है। संग्रही परामर्श भी इसका नाम होता है। इसके मुख्य प्रवर्तक F.C. थॉर्न थे और एलन बोर्डिन थे। इसके कुछ सोपान होते हैं इक्लेक्टिक काउंसलिंग के। तो इक्लेक्टिक काउंसलिंग के सोपान में आ जाता है उपबोध की आवश्यकता तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं का अध्ययन करना। फिर प्रविधियों का चुनाव किया जाता है, इसमें प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। परामर्श की तैयारी की जाती है तथा सेवार्थी और अन्य व्यक्ति की राय ली जाती है इसमें। अब बात करते हैं परामर्श प्रक्रिया की। तो क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग का ये देख लेते हैं। तो परामर्श प्रक्रिया के लिए एक ट्रायंगल बनाया जाता है जिसमें परामर्श प्रक्रिया इसमें बीच में रहती है और टॉप पर परामर्श लक्ष्य रहते हैं। तो परामर्श काउंसलिंग के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, वो सबसे टॉप पर रहेगा। फिर एक साइड पर ट्रायंगल के आ जाएगा परामर्श प्राप्तकर्ता या सेवार्थी, और लास्ट पे आ जाएगा परामर्शदाता। तो इस तरह से ट्रायंगल की ये एक प्रोसेस रहती है परामर्श प्रक्रिया, जिसमें परामर्श का लक्ष्य रहता है, परामर्श प्राप्तकर्ता रहता है और परामर्शदाता रहता है। तो ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस रहती है पूरी तरह से। अब परामर्श प्रक्रिया के कुछ मूलभूत सिद्धांत रहते हैं। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं काउंसलिंग प्रोसेस के ये देख लेते हैं। इसमें स्वीकार्यता का सिद्धांत होता है। तो जो परामर्शदाता परामर्श प्राप्तकर्ता को जो निर्देश देता है या जो उसको परामर्श देता है वह उसे स्वीकार करता है, तो इसमें स्वीकार्यता का सिद्धांत रहता है। और सेवार्थी परामर्श प्राप्तकर्ता के उसका सम्मान करता है। तो जो सेवार्थी होगा या परामर्श प्राप्तकर्ता होगा वो परामर्शदाता का जो है सम्मान करता है और परामर्शदाता भी परामर्श प्राप्तकर्ता का सम्मान करता है। ये जनतंत्रीय आदर्शों के साथ निरंतर चलता रहता है और सीखने का सिद्धांत होता है परामर्श प्रक्रिया पूरी तरह से, और व्यक्ति के साथ विचार करने का इसमें सिद्धांत दिया जाता है। तो व्यक्ति जो अपनी समस्या रखता है उसमें परामर्शदाता उसके साथ विचार करता है और उसमें उपयोगिता का सिद्धांत रहता है। परामर्श की प्रविधियाँ क्या क्या होती हैं ये देखेंगे। तो क्या टेक्निक्स हैं काउंसलिंग की, इसमें जो है पहली आ जाती है मधुर संबंध बनाना। तो इसके लिए मधुर संबंध बनाने पड़ते हैं। आत्मबोध उत्पन्न करना और क्रिया के लिए उसका जो है सुझाव देना और उनका नियोजन करना। विलियमसन ने आंकड़े एकत्र किए थे और उसके पश्चात उन्होंने कुछ विधियां दी। तो काउंसलिंग की प्रविधियों में या परामर्श के प्रविधियों में कुछ इस तरह की विधियां दी गई हैं। प्रत्यक्ष सलाह विधि और व्याख्यात्मक विधि और अन्य कार्यकर्ताओं का सहयोग भी था इसमें, जिसमें मौन धारणा, स्वीकृति, स्पष्टीकरण, पुनर्कथन, मान्यता, प्रश्न पूछना, सारांश स्पष्टीकरण करना, विश्लेषण करना, विवेचन करना और परित्याग करना। तो ये सारी कुछ सहयोगकर्ता थे इसमें जिन्होंने अपने अपने मत दिखाए, और विलियमसन ने इसमें प्रत्यक्ष विधि दी थी और व्याख्यात्मक विधि दी थी उन्होंने।
परामर्श के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो परामर्श के उद्देश्य होते हैं आत्मज्ञान कराना, आत्म स्वीकृति कराना और समायोजन स्थापित करना। अभिविन्यास सेवा के क्या आधारभूत तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसमें मुद्रित सामग्री का मुद्रण किया जाता है, अभिविन्यास दिवस मनाया जाता है और प्रवेश द्वार पर स्वागत डिश दी जाती है, सामुदायिक चाय और खेल किए जाते हैं, चयन किए जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं। अब देखते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग सेंटर्स क्या अर्थ होता है। तो निर्देशन तथा परामर्श केंद्र क्या हैं? इसके लिए परामर्श के लिए और निर्देशन के लिए कुछ केंद्र बनाए गए हैं। तो इनके उद्देश्य क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ये शैक्षिक निर्देशन प्रदान करते हैं और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करते हैं, परामर्श देते हैं और सामाजिक निर्देशन तथा परामर्श देते हैं। तो निर्देशन केंद्र जो बनाए गए हैं उनका उद्देश्य होता है शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना और व्यक्तिगत तथा सामाजिक निर्देशन प्रदान करना। फिर देखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं। निर्देशन और परामर्श के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये भौतिक सुविधाओं का विकास करते हैं, निर्देशन व परामर्श क्रियाओं की व्याख्या करते हैं, केंद्र का अन्य संस्थानों से संपर्क स्थापित करते हैं और केंद्र के कार्यक्रमों के संचालन तथा उनका प्रभावशाली आकलन करते हैं। अब समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड काउंसलर। तो एक अच्छे परामर्शदाता के क्या विशेष गुण होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें व्यक्तित्व संबंधी क्या गुण होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए परामर्शदाता में। तो उसका स्वभाव विनम्र होना चाहिए, वो सहयोगात्मक व्यवहार का होना चाहिए, उसकी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए अच्छा काउंसलर और आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए परामर्शदाता का। तो व्यक्तित्व संबंधी उसमें ये सारे गुण होने चाहिए कि उसका स्वभाव विनम्र हो, सहयोगात्मक व्यवहार हो, उसका व्यापक दृष्टिकोण हो, दूरदर्शी हो वह और आकर्षक व्यक्तित्व का होना चाहिए। तो ये अच्छे परामर्शदाता के व्यक्तित्व संबंधी गुण होते हैं। अब इसके प्रशिक्षण एवं तैयारी संबंधी क्या गुण होते हैं ये देख लेते हैं। तो उसको सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए अपने परामर्श के बारे में और उसका अनुभव होना चाहिए। तो एक अच्छे परामर्शदाता की ये विशेषताएं होती हैं। अब परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो रोल ऑफ काउंसलर क्या होता है, इसके लिए बुरफोर्ड ने, स्टेफलर और डब्ल्यू हेरोल्ड ग्राट ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग E.G. विलियमसन द्वारा लिखित गए और इसमें परामर्शदाता की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि छात्रों को उनके व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान की जाती है परामर्शदाता के द्वारा। तो परामर्शदाता ही छात्र को उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए सहायता देता है और छात्रों के व्यवहार में सुधार किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा। सूचना एकत्र करना और प्रशिक्षण करना, तो ये परामर्शदाता का कार्य होता है और प्रश्न पूछता है, वह प्रश्न से सभी समस्या का समाधान देता है, सेवार्थी के विषय में सूचनाओं की व्याख्या करता है, सुझाव प्रदान करता है परामर्शदाता और सेवार्थी के सामाजिक वातावरण के विषय में सूचना प्रदान करता है, सेवार्थी को सूचना उपलब्ध कराता है परामर्शदाता और सलाहकार के रूप में परामर्शदाता सेवार्थी से संबंधित व्यक्तियों के बारे में बातचीत करता है, उनसे वार्तालाप करता है परामर्शदाता और सेवार्थी के विषय में सूचना एकत्र करता है, निर्णय प्रक्रिया के रूप में सूचना प्रदान करता है परामर्शदाता और हर एक तरह की समस्या को उसके समाधान करता है। तो ये कुछ परामर्शदाता की भूमिका होती है। निर्देशन की क्या प्रविधियाँ होती हैं ये देखेंगे। तो निर्देशन की प्रविधियाँ दो तरह की होती हैं। पहली इसमें आ जाती है प्रमापीकृत विधियाँ और दूसरी आ जाती है अप्रमापीकृत विधियाँ। तो प्रमापीकृत प्रविधियों में आ जाता है बुद्धि परीक्षण,
अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और रुचि परीक्षण। तो ये प्रमाणीकृत विधि में आ जाते हैं और अप्रमाणीकृत विधियों में आ जाते हैं निरीक्षण, साक्षात्कार विधि, समाजीमिति और प्रश्नावली, रेटिंग स्केल। तो ये सब निर्देशन की विधियां होती हैं। अब परामर्श की क्या प्रविधियां होती हैं ये देख लेते हैं। तो परामर्श की प्रविधियों में आ जाता है व्याख्यान प्रविधि, वार्तालाप प्रविधि। तो वार्तालाप प्रविधि में दो विधियां आ जाती हैं, औपचारिक वार्तालाप और अनौपचारिक वार्तालाप। और तीसरी प्रविधि इसमें आ जाती है नाटकीय प्रविधि। तो ये 3 तरह की प्रविधियां होती हैं परामर्श के बारे में। अब निरीक्षण के क्या क्या चरण होते हैं ये देख लेते हैं। तो निरीक्षण में पहला चरण आता है योजना का, दूसरा चरण आता है व्यवहार का निरीक्षण करना, तीसरा चरण आ जाता है व्यवहार लेखन करना, चौथा चरण आ जाता है विश्लेषण करना और पांचवा चरण इसमें आता है व्याख्या करना। निरीक्षण के प्रकार देख लेते हैं। तो निरीक्षण 2 प्रकार का हो जाता है। पहला नियंत्रित निरीक्षण जिसमें कंट्रोल पूरी तरह से किया जाता है। दूसरा हो जाता है स्वाभाविक निरीक्षण। स्वाभाविक निरीक्षण में किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। आगे देख लेते हैं परामर्श के बारे में। तो परामर्श मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और अपने जो है हर एक परामर्श वो किसी न किसी तरह से लेता रहता है। तो इसमें रामायण तथा महाभारत काल की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी राजा दशरथ के मंत्र सुमंत थे जो कि राज्य कार्य में परामर्श देते थे। तो मंत्र सुमंत उनको हर एक कार्य में परामर्श दिया करते थे। लंका में रावण के परामर्शदाता के रूप में उनके मामा थे जो माल्यवंत थे और उनके भाई विभीषण थे। चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता की बात करें तो उनमें चाणक्य का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो इस तरह से आदिकाल में भी कहीं न कहीं परामर्शदाता के रूप में कई सारे नाम जो है प्रसिद्ध हैं। अब वेस्टर के शब्दों में परामर्शदाता की एक डेफिनेशन दी गई है। तो इन्होंने बताया है कि परामर्श परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है और पारस्परिक तर्क वितर्क या पूछताछ की एक प्रक्रिया है। यह इसमें अगर परामर्श के अर्थ की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर सेवार्थी के व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो जो इसमें सेवार्थी होता है उसको परामर्श दाता के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और स्वयं समस्या समाधान के योग्य उसे बनाया जाता है। तो सेवार्थी को इसमें योग्य बनाया जाता है कि वह स्वयं उस समस्या का समाधान कर सके। अब परामर्श की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता आ जाती है कि परामर्श किसी के साथ किसी समस्या के विषय में बात करना है। समस्या में 2 व्यक्ति होते हैं परामर्श में, तो एक परामर्शदाता होगा और एक सेवार्थी होगा या परामर्श प्राप्तकर्ता इसको कहते हैं। परामर्श के द्वारा व्यक्ति की समस्या का पता लगाया जाता है। परामर्श का उद्देश्य सेवार्थी की सहायता करना होता है और उसकी समस्या का हल निकालना होता है। परामर्श एक तरह से व्यावसायिक कार्य है या प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। परामर्श अधिगम केंद्रित होता है। परामर्श की प्रक्रिया आमने सामने होती है। इसमें सेवार्थी तथा परामर्शदाता आमने सामने होते हैं। परामर्श एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और परामर्श की प्रक्रिया व्यक्ति की समस्या से केंद्रित रहती है। अब परामर्श प्रक्रिया के अंग देख लेते हैं। तो इसके अंग में आ जाता है कि परामर्श का लक्ष्य क्या है और परामर्श सेवा प्राप्तकर्ता कौन है और परामर्शदाता कौन है। तो परामर्श की प्रक्रिया के अगर अंग देखें तो 3 अंग होते हैं कि परामर्श प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है और परामर्श प्राप्तकर्ता कौन है और परामर्शदाता कौन है। तो इसका इस तरह से ट्रायंगुलर प्रोसेस में इसके अंग बताए गए हैं, 3 अंग हैं। और परामर्श के उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं। तो परामर्श का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान कराना, आत्म स्वीकृति कराना और सामाजिक समायोजन कराना। तो ये 3 परामर्श के उद्देश्य होते हैं कि व्यक्ति को आत्मज्ञान कराया जा सके, आत्म स्वीकृति कराई जा सके और सामाजिक समायोजन कराया जा सके।
तो आत्मज्ञान का क्या अर्थ होता है? आत्मज्ञान का मतलब है कि व्यक्ति के आत्मज्ञान के लिए उसके मूल्यांकन हेतु परामर्श की अनेक विधियों का सहारा लिया जाता है, जैसे कि निर्देशात्मक परामर्श, साक्षात्कार परामर्श व सेवार्थी केंद्रित परामर्श। तो आत्मज्ञान के लिए परामर्शदाता को कई सारी विधियों का उपयोग करना पड़ता है परामर्श प्राप्तकर्ता पर। आत्म स्वीकृति का क्या मतलब है? तो आत्म स्वीकृति परामर्शदाता द्वारा दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है और यह व्यक्ति द्वारा स्वयं के प्रतिबिंब को स्वीकार न कर पाने के लिए किया जाता है। कई बार लोग अपने विषय में उचित दृष्टिकोण नहीं बना पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दूसरे व्यक्ति जिस रूप में स्वीकार करते हैं वह उसी रूप में अपना वास्तविक रूप समझ लेते हैं। तो इन व्यक्तियों की कोई आत्म स्वीकृति नहीं होती है, इसलिए आत्म स्वीकृति उन्हें कराया जाता है कि वह दूसरों के विचारों से ना निर्भर रहें, दूसरों के विचारों से ना इन्फ्लुएंस हो, तो इसलिए उन्हें आत्म स्वीकृति कराई जाती है। अब परामर्श के प्रकार देख लेते हैं। तो परामर्श 3 प्रकार का हो सकता है। पहला इसमें आ जाता है निर्देशीय परामर्श। इसके अन्य नाम होते हैं परामर्शदाता केंद्रित परामर्श या नियोजक परामर्श। फिर आ जाता है अनिर्देशीय परामर्श, जिसके अन्य नाम है प्रार्थी केंद्रित परामर्श या अनुमति परामर्श कहा जाता है इसको। फिर लास्ट में आ जाता है संग्रही परामर्श। तो 3 तरह के परामर्श होते हैं। इनके परामर्श के 3 प्रकार हैं। पहला आ जाता है निर्देशीय परामर्श, दूसरा अनिर्देशीय परामर्श और तीसरा संग्रही परामर्श। निर्देशीय परामर्श क्या है ये देख लेते हैं। तो इसमें परामर्शदाता बीच में रहेगा, वो सेंटर पॉइंट रहेगा और प्रार्थी जो है उसके चारों तरफ रहेगा। मिनीसोटा विश्वविद्यालय के E.G. विलियमसन हैं और उनको जैसा कि नाम से ही इसमें विदित होता है कि इसमें परामर्शदाता का अधिक महत्व रहता है तथा प्रार्थी का स्थान इसमें गौण रहता है। तो इसमें प्रमुख स्थान हो जाएगा परामर्शदाता का, ये परामर्शदाता केंद्र में रहेगा और प्रार्थी का इसमें गौण स्थान रह जाता है, तो उसको हम निर्देशीय परामर्श कहते हैं। इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं। तो परामर्श प्रक्रिया एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, सुझाव देने में सक्षमता होती है इसमें और सेवार्थी समस्या समाधान इसमें अक्षमता रहती है। तो विलियमसन के अनुसार मूलभूत अवधारणाएं बताई गई हैं कि परामर्श व्यक्ति की विशेषता को स्वीकार करता है, परामर्श में परस्पर आपसी संबंध निष्पक्ष हो जाते हैं, परामर्श प्राप्ति की मर्यादा का सम्मान करता है, परामर्श की प्रक्रिया उपचारात्मक रहती है और परामर्श तभी दिया जाना चाहिए जब सेवार्थी समस्याग्रस्त हो, जब उसे लगे कि उसे समस्या समाधान की ज़रूरत है तभी उसे परामर्श दिया जाना चाहिए। निर्देशीय परामर्श के क्या क्या सोपान होते हैं? तो निर्देशीय परामर्श इस तरह से चलता है एक चेन में, ये इसकी जो है चेन दिखाई गई है यहाँ पे, ये इस तरह से चलता है। इसमें इसके सोपान की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है, फिर उसका संश्लेषण किया जाता है, फिर निदान दिया जाता है, फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है, फिर उसमें परामर्श दिया जाता है और लास्ट में इसमें अनुवर्तन किया जाता है। निदान के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। निदान में पहला बिंदु आ जाता है समस्या की पहचान करना, समस्या के कारण को जानना, फिर पुनरानुमान करना। ये निदान के 3 प्रमुख बिंदु हैं। अब देखेंगे निर्देशीय परामर्श की विशेषताएं। तो निर्देशीय परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शदाता प्रमुख होता है, उसकी सक्रिय भूमिका रहती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या केंद्र बिंदु होती है और परामर्श प्रक्रिया में प्रत्यक्ष, प्रभावशाली तथा व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग किया जाता है। निर्देशीय परामर्श के क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये देख लेते हैं। तो निर्देशीय परामर्श व्यक्ति की समस्या पर अधिक ध्यान देता है, ना कि व्यक्ति पर, और परामर्श सेवार्थी को सामने प्रत्यक्ष रूप में देख सकता है। यह प्रक्रिया समय की दृष्टि से अधिक उपयोगी मानी जाती है। निर्देशीय परामर्श की कुछ सीमाएं भी होती हैं।
तो निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत सेवार्थी कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है और इसमें समस्या समाधान के लिए सदैव काउंसलर की ओर देखता है वह। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि सेवार्थी खुद अपनी समस्या का समाधान कभी कर पाएगा, उसे जब भी समस्या पड़ेगी तो उसे काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, परामर्शदाता की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसकी सीमाओं में आ जाएगा। अब अनिर्देशीय परामर्श की बात करते हैं। तो अनिर्देशीय परामर्श के मुख्य प्रवर्तक कार्ल रोजर्स को माना जाता है। निर्देशात्मक परामर्श के विपरीत होता है अनिर्देशीय परामर्श। तो इसमें जो प्रक्रिया होगी, इसमें परामर्श प्राप्तकर्ता में प्रार्थी को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देशन के आत्मनिर्भरता, आत्मसाक्षरता, आत्मानुभूति की ओर अग्रसर किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में परामर्शदाता केंद्र में रहता है, उसकी समस्या का इसमें इफेक्टिवली उसका समाधान किया जाता है। इस सिद्धांत का विश्वास है कि व्यक्ति के अंदर उसकी समस्या, स्वयं की समस्या का समाधान प्राप्त करने का साधन मौजूद होता है। तो अनिर्देशीय परामर्श ये जो है व्यक्ति को विश्वास दिलाता है कि उसी के अंदर ऐसे साधन हैं जो उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनिर्देशीय परामर्श की 3 विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि प्रार्थी केंद्रित समाधान किए जाते हैं, इसमें संबंध होता है, भावनाओं तथा संवेगों की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता रहती है इसमें, तथा अनुमत वातावरण दिया जाता है इसमें। अनिर्देशीय परामर्श की मूलभूत धारणाएं हैं कुछ। तो इसमें धारणाओं में आ जाता है कि व्यक्ति की सक्षमता में विश्वास किया जाता है, व्यक्ति विश्वास योग्य होता है, इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है या और व्यक्ति अपनी बुद्धि से अधिक विवेकपूर्ण इसमें कार्य करता है। अनिर्देशीय परामर्श के कुछ सोपान होते हैं, तो इसके क्या स्टेप्स हैं ये देख लेते हैं। इसमें पहले परामर्श प्राप्तकर्ता से बातचीत की जाती है, तो इसमें पहले वार्तालाप किया जाता है, फिर सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं, फिर भावों की स्वतंत्रता अभिव्यक्त की जाती है, नकारात्मक तथा सकारात्मक भावों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जो भाव नकारात्मक होते हैं उनको अलग किया जाता है और जो भाव सकारात्मक होते हैं उनको अलग किया जाता है। अंतर्दृष्टि का इसमें विकास किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा। फिर परामर्श परिस्थितियों जो है समाप्त की जाती हैं और अनुवर्तन किया जाता है। तो इस तरह से अनिर्देशीय परामर्श के ये सोपान हैं और आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।